बच्चों आज हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, पूरा वन शॉट में रिवाइज करेंगे। आप 2x स्पीड पे जाके फास्ट ये चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो और नीट के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नीट की एग्जाम फोड़ने में हेल्पफुल रहेगा। बच्चों मेरा नाम है रिंकेश जोशी एंड मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है रिंकेश जोशी द बायोलॉजी गुरु। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो शुरू करते हैं। बच्चों हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी? बच्चों हमारे बॉडी का जो हर एक सेल है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, और बच्चा लोग उसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान काफी सारा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए। तो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, कुछ जो अदर सब्सटेंसेस है उसको सेल को प्रोवाइड करने के लिए। बच्चा लोग हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए हमको सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है ना, ह्यूमन के अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है तो वो देख लेते हैं। जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म स्पॉन्जीज एंड सिलेंट्रेट है बच्चा लोग, उसके अंदर वाटर सर्कुलेट हो रहा है ना। हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है कि उनकी बॉडी के सरफेस पे बहुत सारे पोर्स होंगे, ओस्टिया होंगे, उससे पानी अंदर जा रहा है और फिर वो बाहर निकलेगा। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, वाटर से पूरा जो मटेरियल है वो अंदर जाएगा और बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना, उनके पास स्पेशल फ्लूइड मटेरियल होगा जैसे कि ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ये जो फ्लूइड है वो सर्कुलेट होगा उनकी बॉडी के अंदर और जो वेस्ट मटेरियल है या फिर जो न्यूट्रिशन सेल को देने का काम है वो करेंगे और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेंगे। चलो ब्लड की बात करें हम बच्चा लोग, तो ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर मैट्रिक्स है ना, उसको हमने नाम क्या दिया हुआ है? ब्लड प्लाज्मा। और दूसरे सेल्स प्रेजेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट का नाम क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट यानी सेल्स। तो उसके पास दूसरे सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है बच्चा लोग, एक ब्लड प्लाज्मा है और दूसरे सेल्स है। अब प्लाज्मा की बात करें है ना, तो प्लाज्मा का कलर कैसा है? स्ट्रॉ कलर का है। ठीक है, यानी डार्क रेड, डार्क ब्राउन कलर जैसा होगा। विस्कस फ्लूइड है ना, विस्कस यानी थोड़ा बहुत स्टिकी फ्लूइड है। बच्चा लोग प्लाज्मा जो है वो 55% है। ब्लड के अंदर बच्चा लोग ब्लड सेल्स है प्लस प्लाज्मा है ना, ब्लड सेल्स है बच्चा लोग प्लस प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कितने परसेंट है? 55% एंड ब्लड सेल्स 45%। ठीक है, सो ये प्लाज्मा 55% है, वाटर 90 to 92% है। वाटर बच्चा लोग 90 to 92% है। 55% के अंदर 90 to 92% वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन है। ठीक है, 6 to 8% बच्चा लोग प्रोटीन है। और प्रोटीन की बात करें, जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को बोलेंगे बच्चों हम प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप के हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड अल्ब्यूमिन। ठीक है, फाइब्रिनोजन किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग या फिर ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। ग्लोब्यूलिन बच्चा लोग वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंटीबॉडी को बच्चा लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है बच्चा लोग, तो ये किस में हेल्प कर रहा है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और
एल्ब्यूमिन की बात करें तो एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है। ऑस्मोटिक बैलेंस मींस बच्चा लोग कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, हमारा जो ब्लड उसके अंदर जैसे कि 90 टू 92% वाटर है, तो ये जो 90 टू 92% वाटर है वो सिर्फ ब्लड वेसल में ही सर्कुलेट होगा, ठीक है, वो ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट होगा, वो ब्लड से बाहर नहीं निकलने वाला है, वो पानी निकल के टिश्यू में नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया ऑस्मोटिक बैलेंस का, और ऑस्मोटिक बैलेंस का फंक्शन है कौन करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है, ठीक है बच्चों। चलो फिर आगे जाते हैं कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर स्मॉल अमाउंट में कुछ मिनरल्स भी होंगे, जैसे बच्चा लोग सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, है ना, ऐसे स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है। कुछ न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट है। न्यूट्रिशन क्या क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, है ना, ये सब भी प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, ठीक है। दूसरा बच्चा लोग ब्लड के अंदर कुछ फैक्टर्स भी प्रेजेंट है ना, कि वो फैक्टर्स किस में हेल्प करेंगे, कोगुलेशन एंड क्लोटिंग में हेल्प करेंगे। कोगुलेशन क्लोटिंग ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक प्रोटीन है जो क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है, आगे ही वो प्रोटीन आ गया, वो प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा लोग इसके पास दूसरे क्लोटिंग फैक्टर्स भी हैं, है ना, दूसरे क्लोटिंग फैक्टर्स भी है कि वो किस में हेल्प करेंगे, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर हमको कहीं पे भी लग जाए तो जैसे ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए, और वो फैक्टर्स को हम बोलेंगे क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है। चलो फिर आगे जाते हैं बच्चा लोग। आगे हमको बोला हुआ है कि प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ठीक है बच्चा लोग। अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले रहा हूं, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने ब्लड लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है बच्चा लोग, ब्लड। और अगर ब्लड के अंदर मैंने एंटीकोगुलेंट डाला, यानी वो ब्लड को क्लोट नहीं होने देगा, ठीक है, अगर मैंने एंटीकोगुलेंट डाला तो बच्चा लोग ये जो ब्लड है ये क्लोट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एंटीकोगुलेंट डाला हुआ है बच्चों, तो ये ब्लड क्लोट नहीं होगा, ठीक है। अब ब्लड क्लोट नहीं होगा तो ब्लड को मैं अगर ऐसे ही रहने दूं तो ब्लड में क्या होगा कि धीरे 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 जो ब्लड सेल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे येलो कलर का मटेरियल रहेगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है बच्चा लोग, उसको क्या बोलेंगे हम, ब्लड प्लाज्मा। लेकिन बच्चा लोग अगर मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर ब्लड डाल दिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर एक ब्लड डाल दिया, ठीक है, ब्लड डाल दिया, अब मैंने इसके अंदर एंटीकोगुलेंट नहीं डाले हुए, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर क्लोटिंग शुरू हो जाएगा, और क्लोट होके जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सेल्स, प्लेटलेट्स है, ये जो सारे सेल्स है वो क्लोट होके नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, और फिर ऊपर जो बचेगा उसको हम बोलेंगे सीरम, ठीक है बच्चा लोग। तो क्लोटिंग के बाद जो फ्लूइड बचता है, ब्लड क्लोट हो जाए और उसके बाद जो फ्लूइड बचता है उसको हम सीरम बोलेंगे, ठीक है। और अगर हमने एंटीकोगुलेंट डाला हुआ है, ब्लड क्लोट नहीं होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट नीचे बैठ जाएंगे, और फिर हमको जो मटेरियल दिखेगा उसको हम बोलेंगे ब्लड प्लाज्मा, ठीक है बच्चा लोग। चलो, सो सीरम क्या है आपको समझ में आ चुका है। तो सीरम का डेफिनेशन क्या है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, यानी ये प्लाज्मा है बच्चा लोग, यहाँ पे हमको क्या मिला था, प्लाज्मा मिला था, लेकिन उसके पास क्लोटिंग फैक्टर थे। यहाँ पे भी बच्चा लोग हमको प्लाज्मा मिला हुआ है, लेकिन क्लोटिंग फैक्टर यूज हो चुके हैं ब्लड को क्लोट करने के लिए, तो वो क्लोटिंग फैक्टर है वो नीचे बैठ गए, ठीक है, सेडिमेंट हो गए। सो प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। चल नेक्स्ट बच्चा लोग हम पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स बच्चा लोग तीन टाइप के हैं,
एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो है बच्चों वो सारे सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, मोस्ट एबेंडेंट इन ऑल सेल, ठीक है, यानी जो तीनों तीन सेल है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट, ये जो तीनों तीन सेल है इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, एरिथ्रोसाइट है। उसका अगर हम काउंटिंग देखने जाए तो 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर एमएम क्यूब। बच्चा लोग हम एक मिलीमीटर क्यूब का, हम अगर एक मिलीमीटर का ऐसा छोटू सा क्यूब बनाए, ठीक है, और उसके अंदर जो आरबीसी होंगे, है ना, वो कितने होंगे, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर एमएम क्यूब। अब बच्चा लोग आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आरबीसी कहाँ पे फॉर्म होगा, तो रेड बोन मेरो में फॉर्म होगा, ठीक है। हमारे बोन के अंदर होलो कैविटी है, ठीक है, आपको मालूम ही है, उसमें दो टाइप के बोन मेरो है, रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो। तो रेड बोन मेरो जो है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, आरबीसी प्रोड्यूस होंगे। बच्चा लोग आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है। 99% मैमल्स है उनके अंदर जो आरबीसी होगा वो विदाउट न्यूक्लियस है। जैसे कि एक कैमल है तो कैमल के अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसी है। आरबीसी का शेप बच्चा लोग बाइकॉनकेव है, बाइकॉनकेव शेप है बच्चा लोग, है ना, यानी ऐसा शेप है, ठीक है, यहां से और यहां से कैसा होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है। ऊपर से हम देखेंगे तो हमको ऐसा स्फेरिकल दिखेगा, गोल दिखेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चा लोग, खड्डा होगा, नीचे से भी खड्डा होगा, है ना, तो वो बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बच्चा लोग आरबीसी के अंदर भर भर के हीमोग्लोबिन होगा, एरिथ्रोसाइट के अंदर भर भर के हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर का है, आयरन कंटेनिंग है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। अगर मैं 100 ml ब्लड लूं तो उसके अंदर 12 to 16 ग्राम बच्चा लोग हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आते हैं, ठीक है, और लंग्स में छोड़ देते हैं। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, बच्चा लोग आरबीसी है वो 120 दिन 120 डेज तक जिंदा रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद वो कब्रिस्तान में चला जाएगा, है ना। तो उसका कब्रिस्तान कौन है, स्प्लीन, उसका कब्रिस्तान है बच्चा लोग स्प्लीन, उसको ग्रेवयार्ड बोला है ना। तो वो मरने के लिए कहां पे चला जाएगा, मरने के लिए वो चला जाएगा कब्रिस्तान में, स्प्लीन में चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे बच्चा लोग ल्यूकोसाइट की बात करते हैं। तो ल्यूकोसाइट कलरलेस है ना, तो उनको क्या बोला है, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, उनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है बच्चा लोग, हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, उसकी वजह से उसका कलर रेड है, लेकिन यहाँ पे हीमोग्लोबिन है ही नहीं तो इसका कलर कैसा होगा, कलर है ही नहीं बच्चों, ठीक है। चलो तो कलरलेस है। इसके पास न्यूक्लियस है बच्चा लोग, याद रखना आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं था, ये तीनों तीन में कम नंबर में है, आरबीसी बच्चा लोग बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद नंबर आएगा प्लेटलेट का और उसके बाद नंबर आएगा डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। सो बहुत ही कम है ना। डब्ल्यूबीसी सेल्स बच्चा लोग टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट 6000 to 8000 mm³ है, यानी सेम अगर मैंने 1 मिलीमीटर का बच्चा लोग ऐसा क्यूब बनाया, ठीक है, ऐसा क्यूब बनाया तो उसके अंदर कितने डब्ल्यूबीसी सेल्स होंगे, 6000 to 8000 डब्ल्यूबीसी सेल्स होंगे, ठीक है। चलो, और इसका लाइफ स्पान बहुत ही कम है बच्चा लोग, ये जो आरबीसी है वो 120 दिन तक जिंदा रहता है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। सो इसका लाइफ स्पान है वो बहुत ही कम है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। चलो अब बच्चा लोग डब्ल्यूबीसी के हम टाइप्स देखने चाहिए, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के बच्चा लोग 5 टाइप है ना। अगर हम उसके
5 टाइप है, 5 टाइप के जो WBC है उसको 2 में क्लासिफाई किया हुआ है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। तो बच्चा लोग ये जो ग्रेन्युलोसाइट है ना, ग्रेन्युलोसाइट बच्चा लोग, उसके न्यूक्लियस में क्या होगा, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, सॉरी नॉट न्यूक्लियस, उसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे क्या है, ग्रेन्यूल्स है, उसकी वजह से ग्रेन्युलोसाइट बोला है। इयोसिनोफिल है, उसके अंदर भी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है ना। सो ये तीन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है, उसकी वजह से उनको नाम दिया है ग्रेन्युलोसाइट। और यहाँ पे बच्चा लोग जो ए ग्रेन्युलोसाइट है, इनको क्या बोला है बच्चों, ए ग्रेन्युलोसाइट, है ना। तो इसके अंदर इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से उनको क्या बोल दिया है, ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है बच्चों। चलो आगे बात करते हैं न्यूट्रोफिल। ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन आएगा, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। अब इसको न्यूट्रोफिल क्यों नाम दिया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर बच्चा लोग जो ये ग्रेन्यूल्स है ना, ये सेल को अगर हमको स्टेन करना है, माइक्रोस्कोप में देखना है, तो एसिडिक या फिर बेसिक कोई भी डाई से ये स्टेन हो सकता है, ठीक है, तो उसकी वजह से इसको न्यूट्रोफिल बोला है। इयोसिनोफिल बच्चा लोग एसिडिक डाई से स्टेन होगा, तो उसकी वजह से उसको इयोसिनोफिल बोला है। एंड बेसोफिल है बच्चा लोग, वो बेसिक डाई से स्टेन होगा, है ना, तो उसकी वजह से उसको बोल दिया है बेसोफिल, ठीक है बच्चों। चलो फिर आगे बात करते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ याद नहीं रखना है, एसिडिक बेसिक वगैरह, क्लियर। चलो अब इनके परसेंटेज याद रखेंगे बच्चा लोग। सो न्यूट्रोफिल है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, फिर उसके बाद जो नंबर आता है वो लिम्फोसाइट का आता है ना। आपको क्या याद रखना है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, ठीक है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, तो मंकी को कभी बनाना नहीं खाने देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला कौन आएगा, न्यूट्रोफिल, वो सबसे ज्यादा है, अराउंड 60%। फिर उसके बाद लेट से याद रखना है लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट बच्चा लोग कम है, 20 to 25% है। उसके बाद आता है मंकी यानी मोनोसाइट, बच्चा लोग मोनोसाइट कितने हैं, 6 to 8%। उसके बाद ईट से आता है इयोसिनोफिल, वो 2 to 3% है। और लास्ट में आता है बनाना, ठीक है, बेसोफिल, वो 0.5 to 1%, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस में याद रखना, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, तो आपको इसके परसेंटेज है वो सीक्वेंस में याद रह जाएंगे। अब फंक्शन की बात करें हम बच्चों, तो ये फेगोसाइटिक सेल है ना, कौन से सेल है, फेगोसाइटिक सेल है। अगर कोई भी फॉरेन बॉडी अंदर जाती है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट का सेम फंक्शन है, ये भी फेगोसाइटिक है, और अगर कोई भी फॉरेन बॉडी गया, ठीक है, वायरस बैक्टीरिया बच्चा लोग कुछ भी गया है ना, तो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलो फिर उसके बाद आगे बात करते हैं हम इयोसिनोफिल की, है ना। सो रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक इन्फेक्शन, ठीक है, एलर्जिक इन्फेक्शन के साथ भी एसोसिएटेड है, क्लियर बच्चा लोग, और इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं, इन्फेक्शन को आगे स्प्रेड नहीं होने देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बेसोफिल, तो बेसोफिल जो है वो सिक्रेट करता है बच्चा लोग। अगर बेसोफिल अगर ब्लड के अंदर है तो उसको बेसोफिल बोलेंगे, और अगर वो ब्लड वेसल में से, ब्लड कैपिलरी में से अगर वो चला जाता है एरियोलर टिश्यू में, तो एरियोलर टिश्यू में हम उसको क्या बोलेंगे, एरियोलर टिश्यू के अंदर बच्चों उसका नाम है मास्ट सेल,
और मास्ट सेल का फंक्शन आपको मालूम होगा, मास्ट सेल का फंक्शन क्या है, टू सिक्रेट हिपेरिन, हिस्टेमाइन एंड सेरोटोनिन, तो यही उसका फंक्शन हो गया, टू सिक्रेट हिपेरिन, हिस्टेमाइन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। और ये किसमें इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिएक्शन, है ना, यानी एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जी में जो इन्फ्लामेशन होता है, स्किन जो है वो रेड कलर का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हिस्टेमाइन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन को सिक्रीट करता है और उससे इन्फ्लामेशन नहीं होगा, ठीक है बच्चा लोग। चलो फिर उसके बाद आगे जाते हैं लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट बच्चा लोग दो टाइप के हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, एंड टी लिम्फोसाइट है वो बी लिम्फोसाइट को हेल्प करेगा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। फिर उसके बाद चले जाते हैं मोनोसाइट पे। तो आगे ही बात कर दी कि न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, है ना, वो दोनों में याद रखना कि सेम फंक्शन है, फैगोसाइटिक उनका नेचर है, ठीक है बच्चा लोग। तो परसेंटेज एंड फंक्शन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा लोग। फिर अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, सो ये जो न्यूट्रोफिल है बच्चा लोग, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। न्यूट्रोफिल बच्चा लोग ऐसा मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। इयोसिनोफिल है, उसके अंदर 2 to 3 लोब होंगे, ठीक है। बेजोफिल के अंदर बच्चा लोग एस शेप का न्यूक्लियस है, कैसा, एस शेप का न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चा लोग। लिम्फोसाइट के अंदर गोल है, एंड मोनोसाइट के अंदर ऐसा किडनी शेप, बीन शेप का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस देख ले। चलो डब्ल्यूबीसी खत्म, अब प्लेटलेट की बात करते हैं। प्लेटलेट का दूसरा नाम है बच्चों थ्रोम्बोसाइट। सो थ्रोम्बोसाइट कहां से आए, तो बच्चा लोग सारे सेल्स, डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो या फिर प्लेटलेट हो, ये जो सेल्स है वो कहां पे प्रोड्यूस होंगे, ये सेल्स प्रोड्यूस होंगे बोन मैरो के अंदर, ठीक है। तो बच्चा लोग बोन मैरो के अंदर एक बड़ा सा सेल है, उसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट, है ना, यानी नाम से ही पता चल जाता है कि ये बड़ा सेल है, ठीक है। और ये जो सेल है उसमें से छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स निकलते रहते हैं, उसको हमने प्लेटलेट बोला हुआ है, ठीक है। प्लेट जैसे होंगे तो उसकी वजह से प्लेटलेट बोला हुआ है, ठीक है। उसका काउंट कितना है, 1,50,000 to 3,50,000। बच्चा लोग जो आरबीसी है वो मिलियन में है ना। फिर प्लेटलेट है वो लाख में है, एंड डब्ल्यूबीसी है वो 1000 में। तो ऐसे आपको सीक्वेंस में याद रखना है। रिलीज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत सारे टाइप के सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, है ना। इन्वॉल्व इन कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के कोएगुलेशन यानी क्लोटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कैसे क्लोटिंग करता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगर बच्चा लोग प्लेटलेट अगर कम हो जाए, है ना, प्लेटलेट अगर कम हो जाए, रिडक्शन इन देयर नंबर, अगर उसके नंबर कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोटिंग डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारा ब्लड लॉस होगा बॉडी से, है ना, जैसे कि डेंगू फीवर है, ठीक है। तो उसके अंदर बच्चों प्लेटलेट है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर बॉडी में से ब्लीडिंग होता है। चलो बच्चा लोग ब्लड ग्रुपिंग की बात करें, सो वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन, ठीक है। एक है एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम, दूसरा है आरएच ग्रुपिंग सिस्टम। पहले हम एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। तो अब क्या है बच्चा लोग कि एबीओ ग्रुपिंग सिस्टम कहां से आया, तो ये आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर वो एंटीजन ए टाइप का है, ठीक है, तो ए ग्रुप बोलेंगे। अगर वो एंटीजन बी टाइप का है तो बी ग्रुप। दोनों एंटीजन है तो ए बी ग्रुप, और दोनों में से एक भी एंटीजन नहीं है तो ओ ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। चलो यानी एंटीजन दो है बच्चा लोग, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी।
प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, है ना, उसके पास क्या है, 2 एंटीबॉडीज है, 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल एंटीबॉडीज। ठीक है बच्चा लोग, अगर किसी के आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो वो ही पर्सन के ब्लड प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा, बी एंटीबॉडी होगा। ठीक है बच्चा लोग, अगर कोई पर्सन के आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है तो उसके ब्लड प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा, ए एंटीबॉडी होगा। ठीक है, चलो फिर आगे जाते हैं। प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। दूसरा एक ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी एक का ब्लड दूसरे को देते हैं, है ना, एक डोनर होगा और दूसरा कौन सा होगा, रिसीवर होगा, रिसिपिएंट होगा। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड, यानी कोई भी पर्सन का ब्लड हम कोई भी पर्सन को नहीं दे सकते। ठीक है, अगर डोनर ब्लड है बच्चा लोग, उसको रिसिपिएंट के ब्लड के साथ मैच करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो मैच कर रहा है तो ही हम दे सकते हैं, है ना, अगर मैच नहीं कर रहा है और दे दिया तो ब्लड क्लोट हो जाएगा बच्चा लोग। ठीक है, और रिसिपिएंट जो है उसकी डेथ हो जाएगी। डोनर में से निकाला हमने, रिसिपिएंट को दे दिया, लेकिन रिसिपिएंट है वो ससुरा ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि हमने ब्लड को मैच किया ही नहीं और उसको दे दिया। ठीक है, चलो बच्चा लोग, ये टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है बच्चा लोग। ठीक है, तो इसके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा, और उसके ब्लड प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा, बी एंटीबॉडी होगा। ठीक है, तो बच्चा लोग ये जो ए एंटीजन वाला ब्लड है, ठीक है, कौन सा, ये ए एंटीजन वाला ब्लड है। ठीक है, तो वो ब्लड, ए एंटीजन वाला ब्लड अगर बच्चा लोग हम बी को दे दे, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर ए का ब्लड हमने बी को दे दिया तो बच्चा लोग बी के अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडी है वो किसके साथ काम करेंगे, ये जो इसका ब्लड हमने इसको दे दिया है, अभी इसके पास ये वाला एंटीबॉडी है ना, तो ए एंटीजन आ गया और ए एंटीबॉडी आ गया, है ना, तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और हम ए का ब्लड बी को नहीं दे सकते। बच्चा लोग हमको क्या करना है, जो डोनर है उसके एंटीजन लेना है, क्योंकि उसका ब्लड हमने बॉडी से बाहर निकाला ना, तो उसका एंटीबॉडी काम नहीं करेगा। ठीक है, और जो रिसिपिएंट है उसके ब्लड के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी। तो डोनर का एंटीजन एंड रिसिपिएंट का एंटीबॉडी दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ए एंटीजन ए एंटीबॉडी ऐसे सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर रिएक्शन होगा। वैसे ही बच्चा लोग हम बी का ब्लड है ए को नहीं दे सकते। बी का ब्लड ए को हम क्यों नहीं दे सकते बच्चों, बी का ब्लड इसलिए हम ए को नहीं दे सकते क्योंकि बी के ब्लड के अंदर बी एंटीजन है और ए के पास उसके ब्लड में क्या प्रेजेंट है, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो फिर एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कि यहाँ पे क्या है कि डोनर वो किसको डोनेट कर सकता है, तो बच्चा लोग ए जो है वो ए को तो डोनेट कर सकता है, दूसरा ओ को डोनेट कर सकता है। ठीक है, समझ में आया, ए जो है बच्चा लोग वो ए को डोनेट करेगा, है ना, ये जो ब्लड है वो किस किस को दे सकता है ना, तो ए जो है वो ए को डोनेट कर सकता है। ठीक है, दूसरे किसको डोनेट कर सकता है, कि जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है, तो ए बी को डोनेट कर सकता है। तो बच्चा लोग
ये जो ए है, ब्लड ग्रुप जिसका ए है, वो एक ए को डोनेट कर सकता है एंड ए बी को डोनेट कर सकता है। बी किसको डोनेट कर सकता है? बी को कर सकता है, ए बी को कर सकता है। ए बी को कोई भी डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, ठीक है। फिर ए बी को दे सकता है, ठीक है। एंड ओ जो है, ओ है बच्चा लोग, वो किसको ब्लड देंगे? उसके पास एंटीजन है ही नहीं तो वो सबको ब्लड दे सकते हैं। ए को दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं, ओ को दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसका ले सकते हैं उसकी बात की गई है, किसका वो ले सकते हैं। तो बच्चा लोग ए जो है वो ए का ब्लड ले पाएगा एंड ओ का ले पाएगा क्योंकि ओ की सरफेस पे ओ यानी जीरो एंटीजन, यानी कि आरबीसी की सरफेस पे बच्चा लोग एंटीजन नहीं है, ठीक है। बी किसका ले सकता है? बी का ले सकता है, ओ का ले सकता है। ए बी किसका ले सकता है? सबका ले सकता है, ए बी ओ ए बी, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं। और ओ किसका ले सकता है? बच्चा लोग ओ ब्लड है, ओ जो ग्रुप है वो सिर्फ ओ का ही ले पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी बी भी है ना। तो कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर आया तो उसके साथ उसका आरबीसी रिएक्ट कर लेगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो ओ बच्चा लोग किसी को भी ब्लड दे सकता है, उसको यूनिवर्सल डोनर बोला है। ए बी किसी का भी ब्लड ले सकता है तो उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला है। चलो, उसके बाद बच्चा लोग ये आगे जो हमने पढ़ा वो एबीओ ग्रुपिंग था। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुपिंग आता है वो आरएच ग्रुपिंग है, ठीक है। आरएच ग्रुपिंग यानी कि आरबीसी के ऊपर और एक एंटीजन प्रेजेंट है ना। और वो एंटीजन को नाम दिया है आरएच एंटीजन। अब आरएच क्यों नाम दिया? क्योंकि पहली बार ये जो एंटीजन मिला था वो रेसस मंकी में से मिला था, उसमें ढूंढा था, उसमें से डिस्कवर किया, ठीक है। तो रेसस मंकी में से मिला था पहली बार, तो उसकी वजह से ये एंटीजन को आरएच एंटीजन बोल दिया, ठीक है। ये आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है। 80% जो पॉपुलेशन है उसके आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है। अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है बच्चा लोग तो ब्लड को हम क्या बोलेंगे? आरएच पॉजिटिव, है ना, यानी ए पॉजिटिव। अगर ये एंटीजन नहीं है, आरएच एंटीजन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ऐसा बोलेंगे। चलो बच्चा लोग, अब एक डिजीज है उसको नाम दिया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या नाम दिया हुआ है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है बच्चा लोग। चलो, अब ये डिजीज क्या है उसके बारे में देखते हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या है बच्चा लोग कि सपोज ये यूट्रस है, ठीक है, एक लेडी है वो प्रेग्नेंट है, ये यूट्रस है और यूट्रस की जो वॉल है वहां पे बच्चा लोग ऐसा प्लासेंटा बना हुआ है, ठीक है। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा लोग यहाँ पे ऐसा बेबी है, ठीक है, फिटस डेवलप हो रहा है। अगर बच्चा लोग ये जो मदर है वो आरएच नेगेटिव है, मदर कैसा है बच्चा लोग? आरएच नेगेटिव। और ये जो फिटस है वो कैसा है? आरएच पॉजिटिव, ठीक है। फिटस कैसा है बच्चा लोग? आरएच पॉजिटिव, है ना। तो क्या होगा कि ये बच्चा डेवलप होगा, ठीक है। ये जो प्लासेंटा है बच्चा लोग, प्लासेंटा वो ये फीटस के जो आरबीसी जिसके पास आरएच एंटीजन है उसको जाने नहीं देंगे मैटरनल ब्लड में, ठीक है। लेकिन जब ये बच्चा डेवलप हो गया, अब इसकी डिलीवरी होने वाली है, ठीक है। ये दौरान ये जो प्लासेंटा है, ठीक है, उसको निकालने वाले, तो यहाँ पे कुछ ब्लीडिंग हो सकता है। और ये दौरान ये जो एंटीजन है वो मदर में जा सकता है, ठीक है। वो कहाँ पे जा सकते बच्चा लोग?
मदर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर मदर की बॉडी क्या करेगी, RH एंटीजन गया, तो मदर की बॉडी क्या करेगी बच्चा लोग, RH एंटीजन प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, RH एंटीजन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब पहली जो डिलीवरी है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सेकेंड टाइम वो लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, और जो उसका जो फिटस है, अगर वो RH पॉजिटिव है, उसका जो फिटस है बच्चा लोग, अगर वो RH पॉजिटिव है ना, तो फिर क्या होगा कि मैटरनल ब्लड के अंदर ऑलरेडी RH एंटीबॉडी है, वो प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन यहाँ पे प्लासेंटा में से लीक हो सकता है, और वो प्लासेंटा में से लीक होके ये बेबी के अंदर आ जाएगा, और बेबी के जो RBC है उसको वो क्लोट कर देगा, ठीक है। यानी उसके सारे RBC क्लम्प हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से ये डिजीज को क्या बोला है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, यानी फिटस जो है उसकी जो एरिथ्रोसाइट्स है वो ब्लास्ट हो जाए। क्लियर, चलो फिर आगे जाते हैं। तो ये पूरा बच्चा लोग आप पढ़ लेना, पूरा मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं हम, ये पूरा भी बच्चा लोग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड कोगुलेशन और क्लोटिंग कब होगा, जब इंजरी होगी या फिर ट्रॉमा, ट्रॉमा यानी इंजरी होगी, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो एक्सेस जो ब्लड लॉस हो रहा है बॉडी में से उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक है। बच्चा लोग यहाँ पे क्या हो रहा है कि डार्क रेडिश ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर लेयर बन जाएगा, ठीक है। उसको हमने क्या बोला है, स्कम बोला है। आपने देखा हुआ है, अगर हम कहीं पे गिर गए, लग गया हमको, तो कुछ दिन बाद वहां पर डार्क ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्कम बोलेंगे, ठीक है। क्लोट कहां से आया, है ना, तो थ्रेड का नेटवर्क है। क्या है बच्चा लोग, थ्रेड्स का नेटवर्क है। वो थ्रेड को हम क्या बोलेंगे, फाइब्रिन्स बोलेंगे, है ना, ठीक है। और ये जो फाइब्रिन्स वो कहां से आए, तो डेड एंड डैमेज सेल्स है ना, उसके आसपास ये फाइब्रिन्स वो आ जाते हैं, और जहां पे ब्लड कैपिलरी टूटा हुआ है वहां पे एक प्लग बना के फिक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरी टूटा हुआ है, तो उसको तोड़ के वहां पे वो फिक्स कर देंगे। क्लियर बच्चा लोग, चलो फिर आगे जाते हैं। फर्स्ट, अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा। सो ये ब्लड वेसल्स है बच्चा लोग, ब्लड वेसल है ना, यहां से ब्लड वेसल टूट गया, तो उसके जो बाहर के सेल हैं और जो अंदर के सेल है, दोनों को पता चलेगा कि जो ब्लड वेसल है वो टूटा हुआ है, ब्लड बाहर रिलीज हो रहा है। तो इंजर्ड टिश्यू है बच्चा लोग, वो एक थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है, और प्लेटलेट है वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम एंड प्रोटीन के साथ मिलके एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोकाइनेस। ये जो थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम है वो पहले क्या करेगा, हमारे ब्लड के अंदर नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है कि वो ब्लड को क्लूट नहीं होने देता, तो उसको पहले ये इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा बच्चा लोग, लीवर में विटामिन के की प्रेजेंट में एक और एक प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ है ना, उसको क्या बोला है, प्रोथ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, एंड थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
तो ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, तो ये फाइब्रिन है बच्चा लोग, वो फिर दूसरे जो ब्लड सेल्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, उसके साथ मिलके एक पूरा क्लोट बना देता है, प्लग बना लेता है, और जहां पे ब्लड वेसल टूटा हुआ है उधर फिक्स कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा याद रखना, इसको हम कास्केड मैकेनिज्म बोलते हैं। कास्केड मैकेनिज्म यानी एक स्टेप हुआ, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होगा, फिर और एक स्टेप होगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, वो स्टेप से और एक स्टेप, है ना, ऐसा चलता रहेगा। तो इसको हम ऐसे कंटिन्यूअस रिएक्शन चलते रहेंगे, और फिर उसके बाद ब्लड क्लोट होगा। ठीक है, तो इसको हम कौन सा मैकेनिज्म बोलेंगे? कास्केड मैकेनिज्म बोलेंगे। क्लियर बच्चा लोग? चलो फिर आगे जाते हैं, हम लिम्फ की बात करते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं बच्चा लोग? लिम्फ की बात करते हैं। चलो, तो अब लिम्फ क्या है पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज बच्चा लोग ये ऑर्गन है, ऐसा सोचो कि ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर एंट्री कौन ले रहा है? आर्टरी। एंट्री कौन लेगा बच्चा लोग? आर्टरी। ठीक है, और बाहर कौन निकल रहा है? वेसल, है ना। यहाँ पे बाहर कौन निकल रहा है? ब्लड वेसल। ठीक है, अब आर्टरी है वो ऑर्गन के अंदर डिवाइड होगा आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल डिवाइड होगा ब्लड कैपिलरी में। अब बच्चा लोग क्या हो रहा है कि ब्लड कैपिलरी में से क्या होगा? ब्लड कैपिलरी में से जो न्यूट्रिशन है वो बाहर निकल जाएगा, है ना। ये जो ब्लड प्लाज्मा है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, कौन बाहर नहीं आएगा? तो लार्जर प्रोटीन एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो प्लस लार्जर प्रोटीन, है ना, वो बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, कौन बाहर आ सकता है? तो जो भी वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या फिर टिश्यू फ्लूइड है, वो सब बाहर आएंगे। और फिर ये जो बाहर आए हुए हैं वो बच्चा लोग सेल को न्यूट्रिशन देंगे। अब ये जो सेल है बच्चा लोग, उसका वेस्ट मटेरियल वो भी ये फ्लूइड में आएगा, है ना, उसका वेस्ट मटेरियल भी फ्लूइड में आएगा। अब ये जो फ्लूइड है वो वापस ब्लड कैपिलरी में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहां से प्रेशर में से टिश्यू फ्लूइड आ रहा है। ठीक है, तो टिश्यू फ्लूइड वापस ब्लड कैपिलरी में नहीं जा सकता। तो अब उसको टिश्यू फ्लूइड कंटिन्यूअस फॉर्म हो रहा है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हर एक ऑर्गन में से ऐसा एक वेसल बाहर निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक वेसल बोलेंगे। ठीक है, और लिम्फेटिक वेसल में ये जो टिश्यू फ्लूइड आया उसको नाम क्या दिया हुआ है? लिम्फ दिया हुआ है। और ये जो लिम्फेटिक वेसल है बच्चा लोग आगे जाके वेना कावा के साथ मर्ज हो जाते हैं, और फिर वेना कावा के साथ मर्ज हो गए तो वो टिश्यू फ्लूइड है वो वापस सर्कुलेशन में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो लिम्फ क्या है आपको समझ में आ गया, और ये जो वेसल्स है उसको हम बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल। एक साइड से वो ब्लाइंड होगा, यहां से ब्लाइंड है। ठीक है बच्चा लोग, लिम्फेटिक वेसल। चलो, तो लिम्फ का फंक्शन क्या है? तो लिम्फ बच्चा लोग अलाउज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। ब्लड एंड सेल के बीच में न्यूट्रिएंट एंड गैस जो है उसका एक्सचेंज होगा। ठीक है, इसके अंदर जो मिनरल न्यूट्रिशन है वो बच्चा लोग प्लाज्मा जैसा ही है। ठीक है, कंटेन लिम्फोसाइट, इसके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट है? लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट है। ठीक है, कि वो क्या है? बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है। इसके पास सिर्फ डब्ल्यूबीसी सेल है, उसमें भी कौन से है? लिम्फोसाइट है। तो दिस इज कलरलेस फ्लूइड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट थ्रू लैक्टिल्स प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल विलाई। बच्चा लोग ये जो फैट है ना, उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। जो हमने फैट को डाइजेस्ट किया है वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और वो कहां पे चला जाएगा? इंटरस्टिशियल विलाई जो है इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टिनल जो विलाई है उसके अंदर ये एब्जॉर्ब होगा।
इंटेस्टिनल विलाई के अंदर कौन सा है, लैक्टिल है, ठीक है। चलो फिर इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन एंड लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वहां पे प्रेजेंट, ठीक है बच्चा लोग। चलो उसके बाद हम आगे बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे की। सो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, कितने टाइप के सर्कुलेशन है, दो टाइप के, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। बच्चा लोग ये कॉकरोच में पढ़ा हुआ है, आपको मालूम होगा कि बच्चा लोग हार्ट एंड लार्ज वेसल के अंदर सर्कुलेट होगा और फिर वो ब्लड कहां पे चला जाएगा, ओपन स्पेस ऑफ बॉडी कैविटी, ठीक है ना बच्चा लोग। फिर बाद में क्या हो रहा है कि वो बॉडी में से वापस कहां पे जाएगा, हार्ट में जाएगा, ठीक है। तो हार्ट में से लार्ज वेसल में, उसमें बॉडी कैविटी में, ठीक है, उसको साइनस भी बोला हुआ है, कैविटी को हम साइनस भी बोलेंगे। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, आर्थ्रोपोडा एंड मोलुस्का के अंदर। क्लोज सर्कुलेशन यानी ह्यूमन में प्रेजेंट है कि जो ये ब्लड है वो हार्ट एंड ब्लड वेसल में से बच्चों बाहर ही नहीं निकलेगा, ठीक है, हार्ट एंड ब्लड वेसल में ही सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज सर्कुलेशन बोलेंगे। मोस्ट एडवांटेजिनस है, बहुत ज्यादा एडवांटेज है इसका। फ्लो ऑफ फ्लूइड मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड, है ना, जो फ्लूइड का फ्लो है वो अच्छी तरह से रेगुलेट होगा क्योंकि ये बाहर निकल ही नहीं रहा है, ब्लड क्लोज चैम्बर में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। किसके अंदर होगा, एनेलिडा एंड कॉर्डेटा के अंदर। चलो बच्चा लोग जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं, है ना, उसके पास मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। जैसे कि फिश है उसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट, है ना। एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल जो है वो रेप्टाइल है लेकिन उसके पास 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट, ठीक है। चलो फिर फिश के अंदर 2 चैम्बर है, तो एक एट्रियम एक वेंट्रिकल है। एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर है, 2 एट्रियम एक वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स के अंदर बच्चा लोग 2 एट्रियम है एंड एक वेंट्रिकल है, ठीक है। और जो वेंट्रिकल है वो थोड़ा बहुत पार्शियली डिवाइडेड है, ठीक है। और इसके पास 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। इसके अंदर बच्चा लोग सिंगल सर्कुलेशन होगा, क्या है मैं आगे पढ़ाता हूं आपको। इसके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसके अंदर भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, दोनों के अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्योंकि इनके पास 2 एट्रियम है लेकिन वेंट्रिकल तो एक ही है, तो दोनों एट्रियम का ब्लड मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला है और इसके अंदर डबल सर्कुलेशन। चलो सिंगल सर्कुलेशन क्या है बच्चा लोग, तो यहाँ पे एक एट्रियम होगा एक वेंट्रिकल है, ठीक है। वेंट्रिकल के अंदर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में गया, जैसे हमारे अंदर गिल्स है वैसे ही जो फिश है उसके अंदर क्या होगा, गिल्स है, ठीक है। तो गिल्स क्या करेंगे, ब्लड को एक्सचेंज कर देंगे बच्चा लोग। ये जो ब्लड एक्सचेंज हुआ वो बॉडी ऑर्गन्स में चला गया, बॉडी ऑर्गन ने बच्चा लोग ऑक्सीजन यूज किया, अब जो ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, और वो कहां पे जाएगा, एट्रियम में। तो इसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे क्योंकि हार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, और ये हार्ट को हम वीनस हार्ट भी बोलेंगे। चलो उसके बाद जाते हैं हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा बच्चों कि यहां पे एक एट्रियम है एक वेंट्रिकल है, दोनों का ब्लड यहाँ पे मिक्स हो जाता है और बॉडी पार्ट्स के अंदर मिक्स ब्लड सर्कुलेट होगा, ठीक है। ये राइट एट्रियम में गिल्स, लंग्स एंड स्किन से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ पे बॉडी पार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो मिक्स ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा और फिर वहां से वो डीऑक्सीजनेटेड होके
राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। तो इसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। चलो फिर आगे जाते हैं बच्चा लोग, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स का बच्चा लोग नेटवर्क है। और क्या क्या है, ब्लड है, फ्लूइड है, वो सर्कुलेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्लड एंड जो फ्लूइड है बच्चा लोग वो सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे बच्चों। तो हमारे पास जो हार्ट है वो कैसा है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल है, 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। वो मेसोडर्मली डिराइव ऑर्गन है, मेसोडर्मली कैसा ऑर्गन है, डिराइव ऑर्गन है, ठीक है, यानी मेसोडर्म में से प्रोड्यूस हुआ है। थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा बहुत वो लेफ्ट की ओर है, ठीक है। इसके पास 2 प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको हम पेरिकार्डियम बोलेंगे, है ना, डबल वॉल है, और उसके अंदर फ्लूइड भरा होगा कि फ्रिक्शन कम हो, तो उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। और वो हमारी जो फिस्ट है ना, ऐसा जो फिस्ट है उसके साइज का है, ठीक है। चलो बच्चा लोग मैं पानी पी लेता हूँ, है ना। ये मेरा जो बॉटल है बच्चा लोग वो मैजिक बॉटल है ना, आपको नहीं दिखेगा। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट बच्चा लोग हम, ये हार्ट के 4 चैम्बर है, आपको मालूम ही होगा। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब बच्चा लोग 2 एट्रियम है, उसके बीच में वॉल होगा, उसको बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, वो थीन है एंड मस्क्यूलर वॉल से बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा लोग मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, है ना, तो आपको दिखाई दे अच्छी तरह से। चलो तो बच्चा लोग, हाँ, यहाँ पे 2 जो एट्रियम है उसके बीच में जो वॉल है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टा, थीन मस्क्यूलर। 2 वेंट्रिकल के जो बीच में जो वॉल है उसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, वो थीक है मस्क्यूलर वॉल है, ठीक है। फिर बच्चा लोग ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, दोनों के बीच में जो वॉल है सेप्टम है उसको हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और वो थीक एंड फाइब्रस है, मस्क्यूलर नहीं है, थीक एंड फाइब्रस। वैसे ही बच्चा लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है, वो भी कैसा है, थीक एंड फाइब्रस है, ठीक है। वेंट्रिकल का वॉल है बच्चा लोग वो एट्रिया से थीक है, याद रखेंगे, ये जो वेंट्रिकल का जो वॉल है वो ये एट्रिया है उससे थीक है। चलो नेक्स्ट, वाल्व ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर बच्चा लोग 4 वाल्व है, ठीक है। यहाँ पे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे जो वाल्व है उसको हम राइट एवी वाल्व बोलेंगे, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। वो ट्राइकस्पिड है बच्चा लोग क्योंकि उसके पास ऐसे 3 फ्लैप प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे 3 फ्लैप प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलेंगे, ठीक है बच्चा लोग। फिर यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व बोलेंगे, उसके पास सिर्फ 2 फ्लैप प्रेजेंट है बच्चा लोग,
ऐसे दो फ्लैप प्रेजेंट है ना, तो इसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलेंगे, लेफ्ट एवी वाल्व बोलेंगे, या फिर माइट्रल वाल्व बोलेंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलो अब ये जो वेंट्रिकल है ना, इसमें से कौन बाहर निकल रहा है? पल्मोनरी आर्टरी बाहर निकल रही है और वो सीधा जाएगा लंग्स में, है ना। क्लियर बच्चा लोग, पल्मोनरी आर्टरी बाहर जा रही है और वो लंग्स में जाएगी। ठीक है, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी बाहर जा रही है, यहाँ पे बच्चा लोग और एक वाल्व प्रेजेंट है, और वो वाल्व को बोलेंगे हम सेमील्यूनर वाल्व। वो वाल्व को क्या बोलेंगे बच्चा लोग? सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, और वो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसका नाम क्या रख दिया? पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, और वैसे यहां से कौन बाहर निकल रहा है? एओर्टा बाहर निकल रहा है बच्चा लोग, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा लोग एक वाल्व प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। एओर्टा में प्रेजेंट है एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व, एंड पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व वो पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल में से बाहर निकल रहा है वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चा लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हार्ट इंपल्स। हार्ट को इंपल्स जो है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग इसके पास स्पेशलाइज कार्डियक मस्क्यूलेचर है। ठीक है, इसको नोडल टिश्यू बोला है। ठीक है, नोडल टिश्यू है वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो नोडल टिश्यू है वो जनरेट कर सकते हैं। क्या जनरेट कर पाएंगे? एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल स्टिम्युलाई, कोई बाहर से इनको कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा, ये खुद स्टिम्युलेशन जनरेट कर सकते हैं और पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हम बात करें तो बच्चा लोग आगे कि ये ऐसे नोड है, ये नोड को हम क्या बोलेंगे? ऐसे नोड। ऐसे नोड बच्चा लोग एवी नोड के साथ कनेक्टेड है। ऐसे नोड का लोकेशन याद रखना कि अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। फिर ये एवी नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ठीक है बच्चा लोग, फिर यहां से जो बाहर निकल रहा है वो है एवी बंडल। ठीक है, और ये जो एवी बंडल है बच्चा लोग वो दो ब्रांच में सेपरेट होंगे। एक ब्रांच है वो राइट की ओर जाएगा, एक ब्रांच है वो लेफ्ट की ओर जाएगा। ब्रांच को ये क्या बोला है बच्चा लोग? ए बंडल ऑफ हीस। और ये जो बंडल ऑफ हीस है उसमें से छोटे छोटे फाइबर्स निकलेंगे, उसको हम बोलेंगे पर्किंजे फाइबर्स, है ना। वो थ्रू आउट वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर, यानी जो वेंट्रिकल के जितने भी मसल्स है उसके पास ये जा रहा है। ठीक है, तो बच्चा लोग यहां से ऐसे नोड से कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज जाता है और पूरा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे जो इंपल्स है वो हार्ट की वॉल के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है। बच्चा लोग ये जो ऐसे नोड है वो एक्शन पोटेंशियल यानी मैसेज जनरेट करेंगे। ठीक है, जो मैसेज पास ऑन हो रहा है हार्ट की वॉल में, ऐसे नोड भेज रहा है, तो उसको क्या बोला है? एक्शन पोटेंशियल। और वो एक मिनट में कितनी बार मैसेज भेजेगा? 70 to 75 टाइम्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट की जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है वो ऐसे नोड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ऐसे नोड को हम पेस मेकर भी बोलेंगे। क्यों पेस मेकर बोलेंगे? क्योंकि उसकी वजह से हार्ट है वो एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स बीट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम पेस मेकर भी बोलेंगे। चलो उसके बाद बच्चा लोग हम आगे जाते हैं कार्डियक साइकिल पे। किसके ऊपर जाते हैं बच्चा लोग? कार्डियक साइकिल पे, है ना। चलो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं।
ठीक है। तो बच्चा लोग सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल। कार्डियक साइकिल पढ़ रहे हैं हम, यानी एक बार जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड रिलैक्सेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल बोलेंगे। हार्ट का एक बार क्या हो गया बच्चा लोग, कॉन्ट्रैक्शन हो गया और फिर रिलैक्सेशन, तो उसको हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, जॉइंट डायस्टोल। क्या है, जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल यानी हार्ट रिलैक्स है, ठीक है, और सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो बच्चों क्या हो रहा है कि ये जो हार्ट है उसके जो 4 चैम्बर है ना, वो भी कौन सी कंडीशन में है, डायस्टोल कंडीशन में है, यानी जो 4 चैम्बर है वो डायस्टोल है, ठीक है, रिलैक्स है। तब क्या क्या हो रहा है, जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है बच्चा लोग, चलो, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व बच्चा लोग कैसे होंगे, यहां पे बच्चा लोग गलत लिख दिया है ना, ओपन आएगा, क्या आएगा, ओपन, ठीक है। चलो, एंड सेमिल्यूनर वाल्व है वो क्लोज हो, ठीक है। सो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जो यहां पे प्रेजेंट है बच्चा लोग वो कैसे, ओपन है, ठीक है। एंड सेमिल्यूनर वाल्व्स की आपको मालूम है यहां से कौन जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, तो यहाँ पे जो वाल्व होगा वो क्लोज है और यहाँ पे जो वाल्व होगा वो क्लोज है, ठीक है। चलो, अब क्या हो रहा है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी, उसमें से ब्लड किस में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। पल्मोनरी आर्टरी में से ब्लड किस में आ रहा है, पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें से बच्चा लोग ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, सॉरी पल्मोनरी वेन, बच्चा लोग पल्मोनरी वेन, उसमें से ब्लड किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और जो वेना कावा है उससे ब्लड किस में आ रहा है, राइट एट्रियम में, ठीक है। चलो, अब क्या हो रहा है बच्चा लोग कि ये लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम उसमें से ब्लड किस में आ रहा है, इसमें वेंट्रिकल में आ रहा है ना। तो जब हार्ट पूरा रिलैक्स है तो क्या हो रहा है वो आपको मालूम है, ठीक है बच्चा लोग। अब क्या हो रहा है कि एट्रियल, ये जो एट्रियल है ना उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रियल है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एट्रियल बच्चा लोग क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब वो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मैसेज कौन भेज रहा है, ऐसे नोड मैसेज भेज रहा है, उसको हमने क्या बोला है, एक्शन पोटेंशियल। अब क्या होगा बच्चा लोग कि ये जो एट्रियम में जो ब्लड था वो 30% किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट हम बात करें तो जो वेंट्रिकल है बच्चा लोग, वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल, उसका क्या होगा, सिस्टोल होगा। वेंट्रिकल का क्या होगा बच्चा लोग, सिस्टोल होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। सो एवी नोड जो है, एवी बंडल है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, ठीक है। फिर बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर्स, जो पूरे वेंट्रिकल के जो सेल्स है वहां पे मैसेज भेज रहे और वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जैसे ही बच्चा लोग इंक्रीज हो रहा है तो जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व थे बच्चा लोग वो क्लोज हो जाएंगे। कौन से वाल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व कैसे हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्यों क्लोज होंगे, क्योंकि बच्चा लोग अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है
तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड जो है वो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड से वापस राइट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में जा सकता है। ब्लड को जाना किधर है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में जाना है और इसके ब्लड को एओर्टा में जाना है, ठीक है। लेकिन ब्लड वापस बैक फ्लो ना हो एट्रियम के अंदर, उसकी वजह से जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल है बच्चा लोग वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। चलो, और जब ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल बच्चा लोग बंद हो गए तब आवाज आएगी, वो आवाज को बोलेंगे हम लब साउंड, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड आया, ठीक है बच्चा लोग। वेंट्रिकल का प्रेशर आगे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जो सेमील्यूनर वाल्व्स है वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड आगे जाने वाला है, ठीक है। वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, एओर्टा में ब्लड जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। अब वेंट्रिकल जो है वो डायलेट होने वाला है ना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसने ब्लड आगे भेज दिया। अब वेंट्रिकल कैसा होने वाला है, डायलेट होने वाला है। जब वेंट्रिकल डायलेट होगा तो ये जो सेमील्यूनर वाल्व्स है बच्चा लोग वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि वेंट्रिकल डायलेट हो रहा है तो ब्लड वापस बैक फ्लो कर सकता है पल्मोनरी आर्टरी में से एंड एओर्टा में से, वापस वो एट्रियम के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो वेंट्रिकल डायस्टोल होगा तब सेमील्यूनर वाल्व से बच्चा लोग वो बंद हो जाएंगे बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और सेकंड हार्ट साउंड आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डब बोलेंगे। क्लियर बच्चा लोग। फिर उसके बाद वेंट्रिकल प्रेशर वो ज्यादा कम हुआ, ठीक है। एट्रिया के अंदर प्रेशर बढ़ा, एट्रिया बच्चा लोग अभी रिलैक्स हो रहा है और उसके अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व अब खुल जाएंगे क्योंकि एट्रिया के अंदर ऊपर से ब्लड गिर रहा है। किसमें से ब्लड गिर रहा है, वेना कावा में से और पल्मोनरी वेन में से ब्लड गिर रहा है, ठीक है। तो एट्रियम के अंदर प्रेशर जनरेट होगा एंड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ब्लड वापस एट्रियम में से किस में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। तो इसको हमने क्या बोला है, जॉइंट डायस्टोल बोला है। वापस जो हार्ट है वो रिलैक्स हो जाएगा बच्चा लोग, और ऐसे नोड है वो वापस एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ना बच्चा लोग। तो ऐसे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। बहुत सिंपल है, पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब वेंट्रिकल रिलैक्स है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड आगे जाने वाला है और फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, ठीक है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड रिलैक्स हो रहे हैं तब जो एट्रियम है बच्चा लोग वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कार्डियक साइकिल चलता है, ठीक है बच्चों। मैं एक पेज ले लेता हूं और फिर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बच्चों यहाँ पे एक कार्डियक साइकिल मैं ड्रॉ कर रहा हूं। चलो, तो बच्चा लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। किसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एट्रियम का, है ना। तो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सपोज ये 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है। सो जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा 0.1 सेकेंड के लिए और फिर ये जो बाकी बची हुई 0.7 सेकेंड है वो रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी वेंट्रिकल बच्चा लोग क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, वो 0.3 सेकेंड के लिए होगा एंड फिर ये जो 0.4 सेकेंड है वो रिलैक्स हो रहा है, ठीक है।
यानी बच्चा लोग एट्रियम एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कितने सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए, ठीक है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी सिस्टोल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है यानी डायस्टोल। एट्रियम डायस्टोल हो रहा है वो 0.7 सेकंड के लिए। फिर वेंट्रिकल वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है बच्चा लोग, वेंट्रिकल कैसा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो 0.3 सेकंड के लिए है ना, ये 0.3 सेकंड के लिए। एंड वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, ये वेंट्रिकल सिस्टोल और ये वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। वो कितने टाइम के लिए होगा, 0.4 सेकंड के लिए, ठीक है बच्चा लोग। तो कौन कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, वो याद रखना है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं हम। बच्चा लोग एक जो कार्डियक साइकिल है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 0.8 सेकंड। ये ऑलरेडी मैंने आपको आगे लिख के दे दिया है ना, ठीक है। उसके बाद एक मिनट के अंदर कितने कार्डियक साइकिल होंगे, 72। तो एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड है वो हार्ट बाहर फेंकता है। हार्ट अगर बच्चा लोग कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसने बाहर कितना ब्लड फेंका, 70 ml, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट कितना है, इसको 70 ml है, उसको हमने स्ट्रोक वॉल्यूम बोला है। तो कार्डियक आउटपुट कितना है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया एंड कार्डियक साइकिल कितने बार हो रहा है, 70 टाइम्स, है ना। चलो फिर आगे जाते हैं बच्चा लोग। तो एक मिनट के अंदर कार्डियक आउटपुट कितना आएगा, 5040 ml, है ना, 5 लीटर जितना होगा। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो बच्चा लोग ऐसा मशीन आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो इसमें हम याद रखेंगे कि ये जो मशीन है ना उसको क्या बोला है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ है उसको क्या बोला है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बच्चा लोग आपने साउंड सुना होगा, है ना, मूवी में दिखाता है पिप पिप पिप, फिर पी, ऐसा है ना। अगर पेशेंट है बच्चा लोग वो ऐसा ऊपर चला जाए, है ना, उस कार्डियक अरेस्ट, उसका हार्ट काम करना बंद कर दे, तो कौन सा आवाज आएगा, पी, ऐसा, ठीक है। चलो अब ईसीजी का डेफिनेशन क्या है बच्चों, ईसीजी यानी एक मिनट बच्चा लोग, चलो इसका डेफिनेशन क्या है बच्चा लोग, तो ईसीजी यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। बच्चा लोग एक मिनट, कुछ इश्यू आया है, बच्चा लोग वेट करना, कुछ टेक्निकल इश्यू आया है, मैं एक मिनट में सॉल्व कर देता हूँ। चलो ओके बच्चों सॉल्व हो चुका है। चलो तो ईसीजी क्या है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट का जो एक्टिविटी है उसको हम क्या करेंगे, एक रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब इसके अंदर बच्चा लोग जो पेशेंट है वो मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं,
3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होंगे। एक लीड को बच्चा लोग यहाँ पे लेफ्ट व्रिस्ट पे, दूसरा जो लीड है उसको राइट व्रिस्ट पे, ठीक है। और फिर उसके बाद एक जो है वो एंकल पे, यानी 2 व्रिस्ट पे और एक एंकल पे, और बहुत सारे जो है, बहुत सारे है ना मल्टीपल लीड्स, वो कहाँ पे चेस्ट पे रखते हैं। ठीक है बच्चा लोग देखो यहाँ पे इसकी चेस्ट पे बहुत सारे लीड रखे हुए हैं। दोनों व्रिस्ट पे एक एक आ जाएगा और एक उसके एंकल पे आएगा। ठीक है, चलो फिर बच्चा लोग हमको एक कार्डियक साइकिल का ऐसा ग्राफ मिलेगा। अगर हमको यहाँ पे पी वेव मिल रहा है तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, यानी एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमको पी वेव मिलेगा। ठीक है बच्चा लोग, 1 मिनट, थोड़ा कैमरा हिल गया है। ओके चलो, तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कौन सा वेव मिलने वाला है, पी वेव। ठीक है, जब वेंट्रिकल बच्चा लोग कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो कौन सा वेव मिलेगा, क्यूआरएस मिलेगा। ठीक है, एंड टी वेव कब मिलेगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, यानी एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन तब पी वेव, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन क्यूआरएस वेव, एंड वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन है ना तब टी वेव। ठीक है, सो इसको कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल को बच्चा लोग डीपोलराइजेशन भी बोला हुआ है। ठीक है, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ऐसा बोल सकते हैं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो रहा है तो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ऐसा हमको ग्राफ मिलेगा। ठीक है बच्चा लोग, ये जो हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसको गिन के, है ना, उसका जो हार्ट रेट कितना है वो पता कर सकते हैं। अगर ये वेव के शेप में कोई भी चेंज आया, कुछ भी डेविएशन आया, तो वो हार्ट के अंदर कुछ एबनॉर्मालिटीज या फिर डिजीज हो सकते हैं, है ना, एंड हैंस इट इज ऑफ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लियर बच्चों, चलो फिर आगे डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं। डबल सर्कुलेशन बच्चा लोग आपको मालूम है कि ये हार्ट है ना, तो हार्ट में से कौन जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी जा रहा है, कहाँ पे ब्लड लेके जा रहा है, लंग्स में, और लंग्स में से पल्मोनरी वेन वापस हार्ट में ब्लड लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में से लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है। सो ये जो पूरा सर्कुलेशन हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, फिर यहां से ब्लड कहां पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया हुआ है बच्चा लोग वो कहां पे जाने वाला है, बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी ब्लड के अंदर बच्चा लोग ये जो राइट साइड है वहां पे सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट साइड है वहां पे ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना। तो हार्ट के अंदर 2 डिफरेंट सर्कुलेशन है, तो उसकी वजह से इसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। ठीक है बच्चा लोग, फिर दूसरा एक सर्कुलेशन आता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड कोरोनरी सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर क्या याद रखोगे बच्चा लोग की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन्स का जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो इंफीरियर वेना कावा में जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले वो डाइजेशन मटेरियल को एब्जॉर्ब किया हुआ ब्लड है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, तो वो ब्लड सबसे पहले किसके पास जा रहा है, लीवर में जा रहा है। ठीक है, लीवर को न्यूट्रिशन देना है ना, तो जो वेन के थ्रू जा रहा है उसको हम बोलेंगे हिपेटिक पोर्टल वेन। फिर उसके बाद बच्चा लोग कोरोनरी सिस्टम, यानी यहां से जो एओर्टा बाहर निकल रहा है, यहां से कौन बाहर निकल रहा है, एओर्टा। ठीक है, तो एओर्टा क्या करने वाला है बच्चा लोग, एओर्टा बाहर निकल रहा है, लेकिन एओर्टा में से 2 आर्टरी बाहर निकलेगी, उसको हम बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी।
और कोरोनरी आर्टरी है वो हार्ट, कोरोनरी आर्टरी बच्चा लोग हार्ट के जो मसल्स है उसको ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। तो ये कोरोनरी सिस्टम याद रखना कि हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, हार्ट की वॉल के अंदर, क्योंकि हार्ट की वॉल के जो सेल्स है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए बच्चों, ठीक है। तो वहां पे जो सर्कुलेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोनरी सिस्टम। चलो बच्चा लोग, फिर उसके बाद आगे है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल, उसको बोला है नोडल टिश्यू। और ये हार्ट को हम क्या बोलेंगे, मायोजेनिक बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो नोडल टिश्यू है मसल्स प्लस न्यूरॉन का बना हुआ है, और ये जो नोडल टिश्यू है ऐसे नोड आगे हमने पढ़ा, तो उस वो ही हार्ट को मैसेज भेज रहा है, ठीक है। चलो तो बच्चा लोग आगे जाते हैं, है ना। तो ये जो मसल, जो हार्ट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, मायोजेनिक रेगुलेशन। बच्चा लोग हमारे ब्रेन में एक एरिया है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पास सेंटर्स है, ठीक है। एक जो सेंटर है बच्चा लोग वो हार्ट को मैसेज भेज रहा है सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू, कि जो हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे हार्ट बीट इंक्रीज होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगा और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है। और हार्ट का जो दूसरा सेंटर है, ठीक है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, कि हार्ट बीट, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, एक्शन पोटेंशियल है वो कम होगा, एंड जो कार्डियक आउटपुट है बच्चा लोग वो कम होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरासिम्पैथेटिक बोलेंगे, है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो ये स्पेशल न्यूरल सेंटर है कि जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको वो मॉडरेट करेंगे, यानी बढ़ाना है कम करना है, वो मॉडरेट करेंगे कैसे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। कौन मॉडरेट कर रहा है, कि ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर सेंटर्स है वो। अगर बढ़ाना है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कम करना है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके बच्चा लोग, चलो फिर उसके बाद बात करते हैं हम डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सो हाई ब्लड प्रेशर बच्चा लोग, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mmHg, 120 है वो सिस्टोलिक है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तब 120 mmHg, एंड हार्ट जो डायस्टोल होगा तब कैसा है 80 mmHg, ठीक है। अब बच्चा लोग अगर प्रेशर ज्यादा है 140/90 है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे। और हाइपरटेंशन बच्चा लोग वो हार्ट डिजीज है, और ज्यादा प्रेशर की वजह से हमारा जो ब्रेन है उसमें बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है, किडनी में छोटे छोटे न्यूरॉन्स है, तो वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं बच्चा लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये क्या करता है, अफेक्ट द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल को अफेक्ट करता है। कौन से ब्लड वेसल को, कि जो हार्ट के मसल्स को ब्लड पहुंचाते हैं, है ना। जैसे कोरोनरी आर्टरी बात की, कोरोनरी आर्टरी क्या करता है कि हार्ट के जो मसल्स है उसको ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब वो आर्टरी के अंदर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर कुछ फाइबरस टिश्यू डिपॉजिट हो गए, है ना बच्चा लोग। तो ये देखो, ये कोरोनरी आर्टरी है, उसमें यहाँ पे कुछ डिपॉजिट हो चुका है ना। ये देखो डिपॉजिट होके पूरी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया है। तो ये जो डिपॉजिट हुआ है उसको बच्चा लोग बोलते हैं प्लेक, उसको क्या बोलेंगे, प्लेक, ठीक है। और आर्टरी उसकी वजह से नैरो हो जाएगी, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। चलो फिर एंजाइना, एंजाइना यानी एंजाइना पेक्टोरिस बच्चा लोग, एंजाइना का मीनिंग है एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है। अगर चेस्ट को मींस हार्ट के जो मसल्स हैं उनको अगर बच्चा लोग इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता तो चेस्ट पेन होगा, एक्यूट यानी
बहुत ही कम टाइम के लिए, है ना। क्रोनिक यानी लॉन्ग टाइम के, इसका अपोजिट है क्रोनिक। क्रोनिक का मीनिंग क्या हो जाएगा? लॉन्ग टाइम, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, है ना। जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो वो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करेगा। मोर कॉमन इन मिडल एज एंड एल्डरली पर्सन, एल्डरली पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है बच्चा लोग ये। इसके बाद हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हम किसको बोलेंगे कि हार्ट इस वो ब्लड को पंप कर रहा है लेकिन इतना इफेक्टिव पंप नहीं कर रहा है कि जो हमारी बॉडी की जो नीड है उसको हम सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं क्योंकि हार्ट है वो इफेक्टिव पंप नहीं कर पाता, ठीक है। और ये किसकी वजह से होगा? कुछ कंजेशन ऑफ लंग्स, है ना। लंग्स अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, है ना, तो हार्ट के मसल्स वीक हो जाएंगे और ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा। कार्डियक अरेस्ट बच्चा लोग, कार्डियक अरेस्ट हम किसको बोलेंगे? हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। उसके बाद है हार्ट अटैक। तो अगर हार्ट के मसल सडनली डैमेज हो जाए, है ना, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई मिले और सडनली डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक। हार्ट के कुछ मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला, वो मसल्स मर गए, तो उसको हम बोलेंगे हार्ट अटैक, ठीक है बच्चा लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए बच्चा लोग, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टाटा।